हेलो स्टूडेंट्स। आज का पाठ शुरू करने से पहले मुझे यह बताइए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या आ जाए, कोई कठिनाई आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो घबरा कर या डर कर बैठ जाना चाहिए, हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं चाहिए। हमें उस समस्या का, उस कठिनाई का डट कर सामना करना चाहिए। तो हमें कभी भी किसी समस्या से, किसी स्थिति से घबराना नहीं चाहिए। हमारे जिंदगी में कोई भी समस्या आती है, कोई भी कठिनाई आती है, वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। तो इस तरह हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। हमें जिंदगी में आई हर एक कठिनाई, समस्या से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और अपने आप को आगे और ज्यादा परफेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह हमें मजबूत बनकर किसी भी कठिनाई का सामना करना चाहिए। तो इसी तरह का हमारा आज का पाठ है, पाठ 16, चिट्ठी के अक्षर। पाठ 16, चिट्ठी के अक्षर। इस पाठ में हमें क्या बताया गया है? इस पाठ में हमें महिपाल सिंह जी की कर्मठता और जिंदा दिली के बारे में बताया गया है। महिपाल सिंह जो थे एक फौजी थे। तो फौज में सीमा पर दुश्मनों के साथ लड़ते हुए बम फटने के कारण उनका जो था दायां हाथ पूरा कंधे तक कट गया था। तो अब उनका दायां हाथ नहीं था। तो अगर किसी का भी दायां हाथ ना रहे, कट जाए, तो इंसान निराश होकर बैठ जाएगा। लेकिन महिपाल सिंह निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, अभ्यास किया बाएं हाथ से लिखने का। बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करने लगे। उसके बाद वे अखबार के संपादक बन गए। इस तरह उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। इतनी मुसीबत आने पर, इतनी कठिनाई आने पर भी उन्होंने अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। डटकर सामना किया, मुकाबला किया, पूरी कोशिश की और हिम्मत से काम लिया और एक अखबार के संपादक बन गए। तो किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। किसी भी कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते। इंसान में जिंदा दिली होनी चाहिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इसी पाठ में यही बताया गया है महिपाल सिंह जी के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। हमारा सुबह के 10 बजे थे। तो लेखक को एक चिट्ठी मिलती है। लेखक जो है पाठ के, उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। उनके घर पर एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी उन्होंने खोली, चिट्ठी पढ़ी। तो चिट्ठी में लिखा था, मुझे एक कविता अपने अखबार में छापने के लिए भेज दीजिए। तो लेखक ने चिट्ठी को पढ़ा तो पहले तो वह हैरान हो गए पढ़कर। तो उन्होंने देखा कि नीचे संपादक का नाम भी लिखा था। संपादक का नाम क्या था? संपादक का नाम लिखा था महिपाल। तो पढ़कर बहुत हैरान हुए। क्यों हैरान हुए? क्योंकि चिट्ठी की लिखावट बहुत सुंदर थी। तो चिट्ठी जो थी बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी। तो चिट्ठी की लिखावट कैसी थी? हर एक अक्षर सांचे में ढला हुआ लग रहा था। तो उनके मुंह से अचानक ही निकल गया कि वाह, क्या लिखावट है। तो उन्होंने अगले ही दिन अपनी कविता एक छपने के लिए भेज दी अखबार में। तो उनकी कविता 32 पृष्ठों वाले अखबार में छपी। उनके पास भी अखबार आई, उन्होंने पढ़ी। तो उन्होंने बहुत खुश हुए। तो अगले अंक में छपने के लिए फिर उन्होंने कविता भेज दी। तो इस तरह से वे लगातार अपनी कविताएं भेजते रहे। तो कभी महिपाल सिंह उनसे कविता मंगवाते, कभी कहानी मंगवाते, कभी लेख मंगवाते अपने अखबार में छापने के लिए। तो वे भी उनकी इच्छाएं पूरी करते रहते। कभी वे उनको लेख भेजते, कभी कविता भेजते, कभी कहानी भेजते। इस तरह चिट्ठियां लिखते लिखते दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। तो एक दिन महिपाल सिंह जी ने लेखक को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लेखक को लिखा कि अगर इस तरफ आना हुआ तो मेरे घर जरूर आना। तो लेखक ने भी उत्तर में लिख दिया। उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, उत्तर लिखा कि अगर मुझे उस तरफ कभी आना हुआ तो मैं आपके दर्शनों के लिए जरूर आऊंगा। तो संयोग की बात हो गई, 2-2.5 महीने बाद लेखक को उस और किसी शादी का निमंत्रण आया, उन्हें शादी में जाना पड़ा।
तो शादी में जाने के लिए वे तैयार हुए, लेकिन पहले उन्होंने महिपाल सिंह को अपने आने की सूचना भी भिजवा दी। तो इस तरह नियत तिथि को वे शादी के लिए चले गए। शादी पर उन्होंने शादी में सम्मिलित हुए, तो वहां से होकर फिर वे सीधा महिपाल सिंह के घर चले गए। महिपाल सिंह के घर पहुंचकर दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, महिपाल सिंह हैं? तो अंदर से आवाज आई, आप कौन हैं? तो महिपाल सिंह जी ने उन्हें लेखक को पूछा कि आप कौन है? तो लेखक ने बताया कि मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। तो यह सुनकर महिपाल दौड़े आए और उन्होंने लेखक को गले से लगा लिया और कहा कि शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। तो क्यों क्षमा मांगी? क्योंकि उन्होंने पहचाना नहीं था पहले उन्हें। तो वे उनको अंदर लेकर आए। तो इस तरह से लेखक उन्हें कुछ कहना ही चाहते थे कि अचानक लेखक की नजर उनके हाथ पर पड़ी। तो वे हैरान हो गए देखकर कि उनका दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था, दायां हाथ नहीं था उनका, सिर्फ एक बायां हाथ था। तो लेखक देखकर हैरान हो रहे थे कि उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे कि ये एक हाथ वाला आदमी ही महिपाल है? क्या यही कविताएं लिखता है मेरे अखबार के लिए? क्या बाएं हाथ से भी कोई लिख सकता है इतना अच्छा? तो इतने ज्यादा प्रश्न उसके मन में उठ रहे थे। तो फिर जो महिपाल थे उन्होंने कहा कि लेखक को कहा कि आप क्या सोच रहे हैं? क्या यही कि आपको पत्र लिखने वाला ये एक हाथ वाला महिपाल ही है? तो लेखक हैरान हो गए। तो बोले, आपने तो मेरे मन की बात भांप ली। मैं यही सोच रहा था कि कोई आदमी बाएं हाथ से इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। तो महिपाल ने उन्हें कहा कि छोड़िए इन बातों को, कि जीवन में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और रही हाथों की बात, तो दाएं बाएं का कोई फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होते हैं वही गुण बाएं हाथ में होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान किस हाथ से लिखता है। इसलिए इंसान जिस हाथ से भी लिखता है उसे बार बार अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसमें वो कुशल हो जाता है, निपुण हो जाता है। तो इसलिए जैसे बच्चों, आप में से ज्यादातर बच्चे तो दाएं हाथ से यानी राइट हैंड से लिखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं। तो वो कैसे लिख लेते हैं बाएं हाथ से? आप नहीं लिख सकते होंगे, अगर आप कोशिश करते हो तो आप नहीं लिख पाते हो, क्योंकि आप शुरू से दाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए आप दाएं हाथ से अच्छा लिखते हो। और जो बच्चे बाएं हाथ से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, वे शुरू से ही, आरंभ से ही बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जिस हाथ से हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उसी में ही दक्ष हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे फिर लिखने के लिए। तो इस तरह से दोनों में, लेखक में और महिपाल सिंह में बातें चलती रही। दोनों ने चाय पी। तो फिर चाय पीने के बाद लेखक ने महिपाल सिंह से पूछा कि आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हो? तो महिपाल सिंह पहले तो कुछ सोच में डूब गए, कुछ सोचने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने लेखक से कहा कि आज मेरी उम्र जो है 55 वर्ष की है। 40 वर्ष तक मैं फौज में था। जब मैं फौज में था तो बहुत सटीक निशाना लगाता था, दाएं हाथ से भी और बाएं हाथ से भी, दोनों हाथों से अच्छा निशाना लगा लेता था। लेकिन मुझे एक बार युद्ध लड़ने के लिए सीमा पर जाना पड़ा। दुश्मनों पर गोलियां चला ही रहा था कि अचानक से मेरे पास एक बम फट गया। तो बम फटने से जो दायां कंधा था मेरा, पूरा दायां हाथ कंधे तक ही उड़ गया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सारी कहानी लेखक को बताई। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया, काफी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। तो जब वे ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, तो सरकार ने उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया, यानी कि उन्हें रिटायर कर दिया। तो जब सरकार ने उन्हें रिटायर किया तो उनसे पूछा गया कि अब वे आगे क्या काम करेंगे, क्या करेंगे रिटायर होने के बाद। तो महिपाल सिंह ने कहा कि सबसे पहले तो मैं पढ़ना लिखना सीखूंगा कुछ, तो पढ़ाई लिखाई करूंगा, उसके बाद एक अखबार निकालूंगा, अखबार का संपादक बनूंगा। तो अब सरकार ने इस कार्य में उनकी सहायता की। तो सरकार ने उनकी पढ़ाई लिखाई का और अखबार निकालने का भी इंतजाम कर दिया। तो इस तरह उन्होंने काफी समय तक, 4-5 साल तक तो वे प्रैक्टिस करते रहे बाएं हाथ से लिखने की। इस दौरान उन्होंने कई रचनाएं, कई कविताएं, कहानियां लिखी प्रैक्टिस के तौर पर।
तो इस तरह लिखते लिखते पूरा जब वे दक्ष हो गए तो उन्होंने एक अखबार निकाली, अखबार के संपादक बन गए थे। उनका जो अखबार था 32 पृष्ठों वाला, 32 पेजों वाला अखबार था। तो इस तरह उन्होंने फिर जब प्रैक्टिस के तौर पर 4-5 साल जब उन्होंने प्रैक्टिस की थी, तब उन्होंने रचनाएं लिखी थी, कहानियां, कविताएं। तो वो कहानियां निकाल कर उन्होंने लेखक के सामने रख दी, दिखाने के लिए कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया था लिखना, पहले उनकी कैसी थी लिखावट और अब कैसी हो गई है। तो लेखक भी देखकर हैरान हो गए कि पहले अलग अलग अक्षर थे, कुछ दूर दूर अक्षर थे, फिर उसके बाद थोड़े सुधरे हुए अक्षर थे, उसके बाद बिल्कुल सांचे में ढले हुए सुंदर अक्षर थे। तो लेखक यह सब देखकर हैरान हो गए। तो उन्होंने महिपाल सिंह जी से कहा कि ठाकुर साहब, मैंने एक कहावत सुनी थी कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, लेकिन आज इस कहावत को मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख लिया है। इसका क्या अर्थ है? रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, इसका मतलब है कि रस्सी के बार बार आने जाने से, यानी रस्सी के बार बार रगड़ खाने से सिल यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरह से बार बार अभ्यास करने से कोई भी मुश्किल काम आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरह से एक और भी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आपने सुनी होगी बच्चों ये कहावत भी। तो इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि बार बार अभ्यास करने से कोई बुद्धिहीन इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। तो बार बार अभ्यास करने के बहुत ही फायदे हैं। तो आपने भी अगर कोई काम करना है, पढ़ना है, लिखना है, अपनी लिखाई में सुधार करना है, तो उसके लिए आपको भी बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए। बार बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से कोई भी कार्य आसान हो जाता है, कोई भी मुश्किल कार्य हम आसानी से कर लेते हैं। इस तरह से आपको भी हर एक काम का अभ्यास करना चाहिए। तो आई होप आपको आज का पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप आज से आप जो भी काम करोगे उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे। थैंक यू।